7वीं बार भी रानी सुमित्रा एक बेटी को ही जन्म देती है। ये देखकर राजा हरिचंद उदास हो जाता है। पुत्र की चाहत में हमें 7 पुत्रियां हो गई, पर अब तक हमें एक भी पुत्र ना हुआ। न जाने कब हमें एक पुत्र होगा। अरे ये क्यों हो रहा है हमारे साथ? हर बार पुत्र की चाहत करते करते हमें 7 पुत्रियां हो गई। क्या बात है महाराज, आप कुछ चिंतित दिखाई दे रहे हैं। हम चाहते थे कि इस बार रानी साहिबा एक पुत्र को जन्म दें जो हमारे इस वंश को आगे बढ़ा सके। न जाने अब हमें कब एक पुत्र की खुशियां प्राप्त होंगी। महाराज, ये तो भगवान के हाथ में है कि किसे पुत्र की खुशियां देना है और किसे पुत्री की। शायद आपके भाग्य में इस बार भी बेटी का आना ही लिखा था। अब इसी तरह साल दर साल बीतने लगे। राजा की 7 राजकुमारियां बड़ी होने लगी, पर अब रानी सुमित्रा गर्भवती नहीं हो पा रही थी। एक दिन राजा के महल में एक साधु महाराज आते हैं। राजन, हमें आज रात इस महल में विश्राम करने की आज्ञा दे। मंत्री जी, बाबा के जलपान और इनके विश्राम की व्यवस्था कीजिए। महाराज, मुझे लगता है कि साधु महाराज बहुत ही पहुंचे हुए, बहुत ही बड़े महात्मा हैं। आप एक बार अपनी परेशानी इन्हें बताकर देखिए, शायद इनके पास आपकी समस्या का समाधान हो। सही कहा मंत्री जी। राजा साधु महाराज के पास आता है। प्रणाम महाराज। महाराज, हमें आपसे एक बात करनी है। हाँ, बोलो राजन, क्या बात है? तभी राजा साधु महाराज को सारी परेशानियों के बारे में बताता है। हमें एक पुत्र की चाहत है महाराज। जब तक तुम्हारी राजकुमारियां रानी साहिबा के संगत में रहेंगी तो रानी साहिबा कभी एक पुत्र को जन्म नहीं दे पाएंगी। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें पुत्र की खुशियां प्राप्त हो तो तुम्हें अपनी राजकुमारी बेटियों को अपने से दूर रखना होगा। ये सुनकर राजा के होश उड़ जाते हैं। क्या? मतलब वो राजकुमारियां हमारी अपनी बेटियां हैं, हम उन्हें अपने से दूर भला कैसे रख सकते हैं? रखना पड़ेगा। देखो राजन, जब तक राजकुमारियां इस महल में है तब तक रानी साहिबा पुत्रियों को ही जन्म देती जाएंगी। राजकुमारियों को इस महल में और रानी साहिबा को कहीं दूसरी जगह रखिए। जब रानी साहिबा एक पुत्र को जन्म दे देंगी, बस उसके बाद आप अपनी राजकुमारियों को अपने पास ले आना। ओहो, हम तो बड़ी दुविधा में फंस गए। तभी रानी राजा के पास आती है। क्या हुआ महाराज, क्या सोच रहे हैं आप? राजा रानी को सारी बात बताता है। क्या? नहीं नहीं महाराज, ये कतई नहीं हो सकता। हम राजकुमारियों को अपने से दूर नहीं होने देंगे। हम भी अपनी राजकुमारियों को अपने से दूर नहीं रखना चाहते, पर क्या करें, हमें करना होगा रानी साहिबा। हमारे इस राजवंश को आगे बढ़ाने के लिए हमें एक पुत्र की आवश्यकता है। नहीं, हम ऐसा कतई नहीं होने देंगे। हाँ, हम आपका दर्द समझते हैं, पर हम सदा के लिए राजकुमारियों को अपने से दूर नहीं कर रहे, बस कुछ समय की बात है। ठीक है महाराज, आपकी खुशियों के लिए हम अपनी राजकुमारियों को अपने से दूर करेंगे। हम अपनी राजकुमारियों को कभी भी दुखी नहीं होने देंगे, आप चिंता मत कीजिए। तभी राजा रानी अपनी 7 राजकुमारियों के पास आकर उन्हें समझाते हैं। ठीक है पिताश्री, पर आप हमें किसके पास छोड़ेंगे? इस संसार में वैसे केवल एक ही इंसान है जिस पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं, और वो है हमारे बचपन के मित्र हरिया, जो पास के नगर में रहते हैं। हम तुम्हें उन्हीं के पास छोड़ेंगे। अगले दिन राजा रानी और 7 राजकुमारी बेटियों को लेकर दूर एक नगर में एक छोटे से घर में आता है, जहाँ राजा का बचपन का मित्र गरीब हरिया अपनी पत्नी गायत्री के साथ रहकर बड़ी गरीबी से अपना जीवन बिता रहा था। तभी राजा हरिया को सारी बात बताता है। हम आपकी राजकुमारियों का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। हमें पूरा विश्वास है हरिया कि तुम हमारी राजकुमारियों का बहुत अच्छे से भी ज्यादा अच्छे से ध्यान रखोगे।
इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं। हरिया और गायत्री की अपनी कोई संतान नहीं थी। तभी राजा हरिया को कई सारा धन और अपनी बेटियां देकर वहाँ से अपने नगर चला जाता है। रानी साहिबा, हमारे मित्र हरिया बहुत ही नेक दिल इंसान है। वो हमारी राजकुमारियों को अपनी संतान की तरह प्रेम देंगे। राजा रानी अपने महल में चले जाते हैं। करीब 2 साल बाद आखिरकार रानी सुमित्रा एक प्यारे से पुत्र को जन्म देती है। ये देखकर राजा की खुशी का ठिकाना न रहा। आखिरकार हमारा सपना पूरा हो गया। हमें एक पुत्र हो गया। बहुत बहुत बधाई हो महाराज आपको। राजा काफी खुश रहने लगा। महाराज, अब तो आपका सपना पूरा हो गया है, तो अब आप अपनी राजकुमारियों को यहाँ लेकर आइए ना। हाँ रानी साहिबा, हम कल ही हरिया के घर जाकर अपनी राजकुमारियों को यहाँ लेकर आएंगे। न जाने हमारी बच्चियाँ कैसे होंगी। अरे, यहाँ कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? कहाँ चले गए सब लोग? तभी सैनिक की नजर एक विशाल पेड़ पर पड़ती है, जहाँ कई सारी कठपुतलियाँ लटकी हुई थीं। महाराज, महाराज वो देखिए। राजा और रानी पेड़ की तरफ देखते हैं। इतनी सारी कठपुतलियाँ किसने लटकाई इस पेड़ पर? तभी रानी की नजर दूसरे पेड़ पर पड़ती है, तो वहाँ भी कई सारी कठपुतलियाँ लटकी हुई थीं। वो देखिए महाराज, वहाँ भी कठपुतलियाँ हैं। लगभग वहाँ के सभी पेड़ों पर कठपुतलियाँ लटकी हुई थीं। ये अनहोनी देखकर राजा और रानी आश्चर्य में पड़ गए। भोला, इस नगर के सारे निवासी कहाँ चले गए? और ये पेड़ों पर ये कठपुतलियाँ किसने लटकाई हैं? महाराज, पिछले महीने जब मैं राजकुमारियों के खैर खबर जानने के लिए आया था, तो तब तो ये कठपुतलियाँ यहाँ पे नहीं थीं। राजा रानी हरिया के घर आते हैं तो घर का दरवाजा खुला था, पर घर में न गायत्री थी, न हरिया, और न ही राजा की 7 राजकुमारी बेटियां। ये देखकर रानी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हमें कुछ गड़बड़ लग रही है महाराज, पूरा नगर खाली है, कहीं हमारी राजकुमारियों को। अरे नहीं रानी साहिबा, नहीं नहीं नहीं, हम अपनी राजकुमारियों को कुछ नहीं होने देंगे। भोला, तुरंत जाकर सारे सेनापति को लेकर यहाँ आओ, जाओ। भोला वहाँ से चला जाता है। थोड़े समय बाद भोला कई सारे सैनिक और महल के मंत्री के साथ वहाँ आता है। सेनापति, हमें हर हाल में हमारी राजकुमारियां चाहिए, मतलब चाहिए। इस नगर का, इस पूरे राज्य का कोना कोना छान मारिए और कैसे भी करके हमारी राजकुमारियों को ढूंढ निकालिए। जाइए। महाराज चलिए, हमें महल चलना चाहिए। ये इलाका आप दोनों के लिए सुरक्षित नहीं है, चलिए। हमने आपको मना भी किया था महाराज कि हमारी राजकुमारियों को हमसे दूर मत कीजिए। कहाँ चली गई हमारी राजकुमारियाँ? महाराज, अब तो अंधेरा भी होने वाला है, अब तो चलिए ना महाराज, सेनापति राजकुमारियों को ढूंढ लेंगे। राजा, मंत्री और रानी के साथ कुछ सैनिक भी थे। तभी राजा बग्गी में बैठकर वहाँ से जाने लगा और उसके पीछे कुछ सैनिक घोड़े पर सवार होकर चल रहे थे। तभी पेड़ से एक कठपुतली सैनिक के सामने आकर गिर जाती है। उसे देखकर सैनिक अपना घोड़ा रोक देता है। ये कठपुतली यहाँ कैसे आई? तभी वो कठपुतली अचानक से हवा में उड़ने लगती है और वो उस सैनिक पर हमला कर देती है। सैनिक की आवाज सुनकर राजा और सब रुक जाते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ वो सैनिक और उसका घोड़ा नहीं था। अरे क्या हो गया मंत्री जी? ये आवाज किसकी थी? पता नहीं महाराज, पर यहाँ तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। तभी राजा और सब वहाँ से चले जाते हैं। रात के समय राजा और सब महल में थे। तभी सारे सैनिक वहाँ आते हैं। हमारी राजकुमारियों का कुछ पता चला? हमने इस राज्य का कोना कोना छान मारा, न राजकुमारियों का पता चला, न वहाँ के नगर वासियों का। पता नहीं कहाँ चली गई हमारी राजकुमारियाँ। राजा और सब काफी परेशान हो रहे थे कि अचानक राजकुमारियाँ और नगरवासी कहाँ गायब हो गए।
अगले दिन राजा फिर से कई सारे सैनिकों के साथ हरिया के नगर में आता है। तभी अचानक पेड़ पर लटकी एक कठपुतली सैनिकों के ऊपर गिर जाती है। अब कठपुतली जिस जिस सैनिकों के ऊपर गिरती है वो सारे सैनिक भी राजा की आंखों के सामने कठपुतलियां बनते जाते हैं। ये सैनिक कठपुतली कैसे बन गए? तभी वो कठपुतली राजा और मंत्री की ओर आने लगती है तो दोनों वहाँ से जैसे तैसे करके भाग जाते हैं और अपने नगर आकर अपने महल में आते हैं। अरे ये कैसे संभव है? हाँ, महारानी। क्या हुआ महाराज, आप इतना घबरा क्यों रहे हो? तभी राजा हरिचंद रानी को सारी बात बताता। मंत्री जी, उस कठपुतली ने सारे सैनिकों को ये अपनी तरह कठपुतली कैसे बना दिया? आखिरकार ये कैसे संभव है? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। महाराज, कहीं हमारी राजकुमारियां भी तो कठपुतली नहीं बन गई? अरे हमारी आंखों के सामने हमने जो देखा उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि सारे नगरवासी और हमारी राजकुमारियां कठपुतली ही बने हैं। मंत्री जी, आप तुरंत किसी तांत्रिक या ज्ञानी पुरुष को लेकर आइए। अब वही हमारी राजकुमारियों को इस समस्या से बाहर निकाल सकते हैं। जल्दी कीजिए। कुछ घंटों बाद मंत्री एक तांत्रिक बाबा को लेकर महल में आता है तो राजा बाबा को सारी बात बताते हैं। राजा साहब, यहाँ पे जितनी भी कठपुतलियां पेड़ों पर लटकी हुई हैं ना, वो सब उसी नगर के निवासी हैं और उनमें आपकी 7 राजकुमारियां भी हैं जो अब कठपुतली बन चुकी हैं। उन सबको कठपुतलियां एक परी ने बनाया है। कौन है वो परी और वो ऐसा क्यों कर रही है? बस यही तो हम पता नहीं लगा पा रहे, पर हाँ, हम उस परी को अपने पास बुला सकते हैं। हाँ, ये कठपुतली। कौन हो तुम और क्यों इंसानों को अपनी तरह कठपुतलियां बना रही हो? मेरे सामने आईना रखो। तभी उस कठपुतली के सामने आईना रखा जाता है तो उस आईने में एक सुंदर सी परी दिखाई देती है। ये तो परी है। मैं परी लोक की एक जादुई परी हूँ और मैंने ही उनको कठपुतलियां बनाया है। क्यों तुमने ऐसा क्यों किया? बूढ़ी जादूगरनी ने मुझे कठपुतली बना दिया है और मेरी शक्तियाँ भी मुझसे छीन ली है और मैं हर इंसान के पास जाकर सबको बताती थी कि मैं कठपुतली नहीं परी हूँ, पर कोई भी मेरी बात नहीं मानता था। इसलिए मुझे सबको कठपुतलियां बनाना पड़ा ताकि इतनी कठपुतलियां देखकर किसी को तो मेरी सच्चाई पता चल सके और कोई मुझे फिर से परी बना सके। जादूगरनी? कौन जादूगरनी? वो जिसका जादू इस संसार में सबसे ज्यादा ताकतवर है। बात उन दिनों की है जब मैं परी लोक में थी। रानी माँ, आप दुखी मत होइए, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। हम जाएंगे पृथ्वी लोक और वहाँ से वो चमत्कारी फूल लेकर आएंगे जिसे खाने के बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। खुशी, अगर तुम 2 महीने के अंदर वो फूल लेकर नहीं आई और अगर रानी माँ की मृत्यु हो गई तो हमारा पूरा परी लोक बर्बाद हो जाएगा। रानी परी बीमार थी और उसे एक ऐसे फूल की जरूरत थी जो पृथ्वी पर पाया जाता है। तभी खुशी परी लोक के अंतिम द्वार पर आती है। खुशी, एक बार फिर सोच लो खुशी, अगर रानी माँ के अंतिम समय में हम सारी परियां उनके पास ना रहीं, तो पता है ना, हम सब सदा के लिए एक आम इंसान बन जाएंगे। मैं जानती हूँ बहन। मुझे फूल मिल गया। अब रानी माँ को कुछ नहीं होगा। रानी माँ बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। खुशी परी एक जंगल में खड़ी थी। तभी सामने एक गुफा के अंदर से किसी के चीखने की आवाज आती है। कौन हो आप? मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। हाँ हाँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी आपको बाहर निकालती हूँ। हाँ, मेरी शक्ति इस पिंजरे पर काम क्यों नहीं कर रही? बेटा, यहाँ करीब आकर इस पिंजरे को खोलने की कोशिश करो।
मैं एक जादूगरनी हूँ। छोड़ो मुझे, छोड़ो। ऐसे कैसे छोड़ दूं तुझे जादुई परी? मैं सालों से इस पिंजरे में कैद थी और आज तेरी शक्तियों ने मुझे यहाँ से हमेशा के लिए आजाद कर दिया है। ये बूढ़ी महिला एक खतरनाक जादूगरनी है जो उस गुफा में कैद थी। तभी वो परी को एक कठपुतली बना देती है। अब मैं आजाद हूँ। तभी बूढ़ी जादूगरनी परी की जादुई छड़ी लेकर वहाँ से भाग जाती है। हाँ, अब मैं वापस अपने असली रूप में कैसे आऊँ? अगर मैं समय रहते परी लोक नहीं पहुँची तो रानी माँ की जान नहीं बच पाएगी। तभी खुशी परी उड़ते हुए पास के नगर में आती है। सुनो, मेरी सहायता करो। कोई भी उस परी की बात नहीं सुन रहा था। कोई मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है? एक काम करती हूँ, मैं इन लोगों को अपनी शक्ति से कठपुतली बना देती हूँ। ज्यादा कठपुतलियाँ रहेंगी तो सबको पता चल जाएगा कि मैं एक कठपुतली नहीं, एक परी हूँ। तभी वो परी अपनी शक्ति से लोगों को अपनी तरह कठपुतलियाँ बनाती जाती है। अब इसी तरह वो पूरे नगरवासियों और सातों राजकुमारियों को भी वो कठपुतली बना देती है। मैं उन सबको कठपुतलियाँ नहीं बनाना चाहती थी, पर मेरी मजबूरी है। मैं आप सबसे विनती करती हूँ, अगर मैं 2 दिन बाद परीलोक नहीं पहुँची, मेरी माँ रानी माँ की मृत्यु हो जाएगी। अगर रानी माँ की मृत्यु हो गई तो पूरा परीलोक तबाह हो जाएगा और हम सब सदा के लिए पृथ्वी पर आकर इंसान बनकर रह जाएंगे। मेरी जादुई छड़ी उन सभी कठपुतलियों को वापस से इंसान बना सकती है जो उस जादूगरनी के पास है। हाँ, तो बताओ वो बूढ़ी जादूगरनी कहाँ मिलेगी? वो काली पहाड़ी में एक गुफा में रहती है। चिंता मत करो परी। तभी बाबा राजा के साथ उस पहाड़ी इलाके में आते हैं, जहाँ एक गुफा थी। तभी बाबा को देखकर वो गुस्से में आग बबूला हो जाती है। कौन हो तुम? परी की वो जादुई छड़ी कहाँ है जादूगरनी? वो तो मैं किसी को नहीं दूंगी। तभी बाबा अपनी शक्ति से उस जादूगरनी पर वार करते हैं, तो जादूगरनी भी बाबा पर वार करने लगती है। अब दोनों की शक्तियाँ एक दूसरे से टकराने पर जादूगरनी की शक्तियाँ बाबा की शक्तियों के सामने कमजोर पड़ जाती है। ये बाबा तो बहुत शक्तिशाली है, यहाँ से भागना ही ठीक रहेगा। जादूगरनी जैसे ही वहाँ से भागने लगती है, तभी बाबा अपनी शक्ति से उसे एक बोतल में कैद कर लेते हैं। तभी परी की जादुई छड़ी बोतल से बाहर आकर गिर जाती है। तभी बाबा उस जादुई छड़ी को उठाते हैं, उस जादूगरनी को बोतल में लेकर नगर में आते हैं। बाबा, अब मेरी इस जादुई छड़ी से मुझे अपने असली रूप में ले आइए। मैं आप सबसे क्षमा मांगती हूँ कि मेरी वजह से आप सबको इतना परेशान होना पड़ा। तभी जादुई परी वहाँ से गायब हो जाती है। उसके बाद राजा और रानी अपनी राजकुमारियों और अपने राजकुमार के साथ काफी खुश रहने लगे और खुशी खुशी अपना आगे का जीवन बिताने लगे। राधिका, मैं क्या सोच रहा हूँ कि हम अपना ये खेत बेच देते हैं। क्यों? इसको बेचकर एक बड़ा सा खेत खरीदेंगे। हाँ, वैसे भी इस खेत में बहुत कम फसल मिलती है हमें। जब हमारे पास बड़ा खेत आ जाएगा तो हमारे पास फसल भी काफी सारी आने लगेगी। तो ठीक है, मैं आज ही खेत को बेच देता हूँ। दोनों अपने घर आते हैं। आनंद का घर बहुत ही बड़ा और आलीशान घर है। इस घर में केवल आनंद और उसकी पत्नी राधिका ही रहते हैं। कुछ दिन बाद अपना खेत बेचकर आनंद एक बड़ा खेत खरीद लेता है। जी, ये खेत तो कितना बड़ा है। हाँ, वाह राधिका वाह। अब इस खेत में हम एक साथ 5 किस्म की फसल करेंगे। हाँ। तभी दोनों की नजर उस खेत के कुएं पर पड़ती है, जो काफी पुराना था। हाँ, इस बारे में मैंने बात की थी जमींदार साहब से, तो उन्होंने कहा कि तुम इस कुएं को बंद करके एक नया कुआं खुदवा लेना। तो मैंने कुछ कारीगरों को बुलवाया है, वो कल से आकर नए कुएं की खुदाई का काम शुरू कर देंगे और हम इस पुराने कुएं को हमेशा के लिए बंद कर देंगे। बात ही खत्म। ये कुआं तो कितना पुराना है और इसमें पानी भी कितना कम है। अगले दिन
कुछ कारीगर आनंद के खेत में आते हैं और उसके खेत के पुराने कुएं को बंद करके एक नया कुआं खोदने लगते हैं। करीब 2 महीनों के बाद कारीगर लोग आनंद के खेत में एक बड़ा कुआं बना लेते हैं जो पानी से पूरा भरा हुआ था। आहा, इस कुएं के अंदर तो कितना पानी है। अब हमारी फसल को कभी पानी की कमी नहीं होगी। अब देखना कैसे हमारी फसल फटाफट से बढ़ती है। चलिए अब घर चलते हैं, कल और आकर फसल को अच्छे से पानी देंगे। ओ, ये क्या? ये दीवार कैसे गिर गई? राधिका, किसी ने जानबूझकर तो नहीं तोड़ा ना? दोनों घर के अंदर आते हैं और घर में रखा सारा सामान देखते हैं। सामान तो सब बराबर है जी, मुझे लगता है ये दीवार अचानक से गिरी है। हाँ, बेवजह हमारा इतना नुकसान हो गया। 2 दिन बाद आनंद फिर से अपने घर की दीवार बना देता है। हाँ, चलो दीवार तो बन गई। राधिका, अब हम खेत में जाकर फसल को पानी दे आते हैं। 2 दिन से हम खेत भी नहीं गए हैं। दोनों खेत में आते हैं। उनकी फसल थोड़ी बड़ी हो चुकी थी। तभी वो फिर से उस कुएं से पानी निकालकर फसल को पानी देते हैं। थोड़े समय बाद एक किसान हरिया आनंद के पास आता है। अरे ओ आनंद भाई, कल मैंने अपने बैलों को आपके इसी कुएं से पानी पिलाया था और बेचारे घर जाते ही अचानक से मर गए। क्या? अरे ये क्या बोल रहे हो आप? भला हमारे कुएं का पानी पीकर क्यों आपके बैल मरेंगे? वो किसी और कारण से भी तो मर सकते हैं ना। हाँ, शायद उन बैलों ने कुछ गलत चीज खा लिया हो। अब जो भी हो, मेरे बैल तो मर गए, पर इस कुएं के पानी में जरूर कुछ है। तुम इस कुएं के पानी का उपयोग मत करो, ये पानी अच्छा नहीं है। क्या सच में ऐसा हो सकता है? अरे नहीं राधिका, तुम भी कहाँ उस पागल की बातों पर ध्यान दे रही हो। चलो। तभी आनंद के पास पड़ोस वाले खेत का मालिक वहाँ आता है। अरे दर्पण काका, आप? आनंद, 8 दिन से मेरी फसल को पानी नहीं मिल पाया। मेरे खेत का कुआं अचानक से सूख गया है। क्या मैं तेरे कुएं से थोड़ा पानी ले सकता हूँ? अरे हाँ हाँ काका जी, ये भी कोई पूछने वाली बात है। आपको जितना पानी चाहिए उतना ले जाइए। हाँ, धन्यवाद बेटा, मैं अभी पाइप लेकर आता हूँ। तभी दर्पण एक पाइप लेकर आता है और उस पाइप को आनंद के कुएं के अंदर डालकर अपने खेत में आकर अपनी फसल को पानी देने लगता है। थोड़े समय बाद दर्पण का खेत पानी से भर जाता है। अरे आनंद बेटा वो पाइप निकाल दे। हाँ, चलो, अच्छा हुआ जो फसल को इतना सारा पानी मिल गया। तभी अचानक दर्पण के खेत की हरी भरी सारी फसल सूखकर खराब हो जाती है। अरे ये मेरी फसल सूख कैसे गई? आनंद जी, वो देखिए, दर्पण काका की सारी फसल सूख कैसे गई? वही तो, अभी तो उनकी फसल एकदम हरी भरी थी। काका जी, आपकी फसल अचानक से सूख कैसे गई? मैं तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया आनंद। कितनी बड़ी हो गई थी ये फसल? एक मिनट, मैंने जैसे ही तुम्हारे कुएं का पानी फसल को दिया, तभी मेरी सारी फसल सूख गई। तुम्हारे कुएं के पानी से ही मेरी सारी फसल बर्बाद हुई है। ये सुनकर दोनों चौंक जाते हैं। अरे काका, आप ये क्या बोल रहे हो? भला हमारे कुएं के पानी से आपकी फसल कैसे बर्बाद हो सकती है? अरे जैसे ही तेरे कुएं का पानी इस फसल पर पड़ा, अचानक से सारी फसल खराब हो गई। तेरे कुएं का पानी ही है जो खराब है। ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो रोज उसी कुएं का पानी अपनी फसल को भी दे रहे हैं, फिर हमारी फसल क्यों खराब नहीं हो रही? ये सुनकर दर्पण भी सोच में पड़ जाता है। मेरे तो लाखों रुपए बर्बाद हो गए। शाम का समय दोनों घर आते हैं और खाना खाकर अपने कमरे में जाते हैं। राधिका अलमारी खोलकर जैसे ही तिजोरी खोलती है तो अंदर काफी सारे पैसे रखे हुए थे। हाँ, हाँ। अरे क्या हुआ राधिका? मेरे सोने के जेवर कहाँ हैं? क्या? यही तिजोरी में तो रखे थे मैंने सोने के जेवर। अचानक कहाँ गायब हो गए सारे जेवर? अरे ठीक से देखो, तुमने कहीं यहाँ वहाँ रख दिए होंगे जेवर। देखो। दोनों अलमारी का हर हिस्सा
कमरे का कोना कोना छान मारते हैं, पर उन्हें राधिका के जेवर कहीं नहीं मिलते। वो जेवर 5 लाख रुपए के थे जी। कहाँ चले गए मेरे सारे जेवर? ओहो, अचानक से तिजोरी के अंदर से जेवर कैसे गायब हो गए? हाँ, राधिका, हम खेत में जाकर फसल को पानी दे आते हैं, फिर जाकर मुखिया जी को सारी बात बताते हैं कि कैसे अचानक से हमारे घर से जेवर गायब हो गए। दोनों खेत में आकर कुएं का पानी फसल को देते हैं और नगर के मुखिया के पास आते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। क्या बात कर रहे हो? लाखों रुपए के जेवर गायब हो गए? कैसे? वही तो नहीं पता मुखिया जी। अरे कहीं किसी ने तुम्हारे घर में चोरी तो नहीं की? नहीं मुखिया जी, अगर कोई जेवर चोरी करता तो तिजोरी में काफी सारे पैसे भी थे। चोर जेवर के साथ पैसे भी चुरा कर ले जाता। चोरी की गुंजाइश नहीं है मुखिया जी, क्योंकि ना अलमारी का ताला टूटा हुआ था, ना तिजोरी टूटी हुई थी, दोनों ही बंद पड़े थे। ये सुनकर मुखिया हैरत में पड़ जाता है। हाँ, ये तो बड़ा अनोखा और गंभीर मामला है आनंद। अरे भाई, अचानक से तुम्हारे घर से जेवर गायब कैसे हो सकते हैं? थोड़े समय बाद दोनों रास्ते से अपने घर की ओर जा रहे थे। आनंद जी, कहीं ये सब उस कुएं के कारण तो नहीं हो रहा जो हमारे खेत में है? ये क्या बोल रही हो राधिका? भला इन सब से उस कुएं का क्या संबंध? हमारे घर की दीवार गिर गई थी, फिर हरिया भाई के बैलों की मृत्यु हो गई, फिर दर्पण काका की भी फसल अचानक से खराब हो गई, और जब हम खेत में पानी देकर अपने घर आए तो हमारे जेवर अचानक से गायब हो गए। हाँ, हो सकता है, क्योंकि सारी घटना तो उसी कुएं की ओर इशारा कर रही है। वो कुआं जरूर कोई शापित कुआं है। जो भी उस कुएं के पानी का उपयोग कर रहा है, उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा हो रहा है। हाँ 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 हाँ, ये सब उसी कुएं के कारण हो रहा है। राधिका, कल हम राजा साहब के पास जाएंगे और उन्हें सारी बात बताएंगे। थोड़े समय बाद दोनों जब अपने घर आते हैं, पूरा घर खाली था। अरे, घर का सारा सामान कहाँ चला गया? अरे, घर में तो एक भी सामान नहीं है। दोनों पूरे घर को देखते हैं तो उनके घर का फर्नीचर, बिस्तर, सामान, बर्तन, गैस, कपड़े, बाल्टी, यहाँ तक कि झाड़ू भी सब कुछ गायब हो चुका था। घर में केवल दीवारों के सिवा कुछ न बचा था। ये देखकर दोनों खूब रोते हैं। हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। राधिका, हमें राजा साहब के पास जाना होगा, चलो। राधिका और आनंद पास के नगर में राजा सूर्यसेन के पास आते हैं। तभी आनंद राजा को सारी बात बताता है। क्या? ये कैसे संभव है? हम भी यही सोचकर परेशान है महाराज। ये तो काफी गंभीर मामला है। आनंद, हम उस कुएं को देखना चाहते हैं। तभी सब आनंद के खेत में उस रहस्यमयी कुएं के पास आते हैं। वो कुआं जल से पूरा भरा हुआ था। आखिर क्यों इसका जल उपयोग करने पर बुरा हो रहा है? मंत्री जी, फौरन एक जानवर लेकर आइए। थोड़े समय बाद मंत्री एक भैंस के बच्चे को लेकर वहां आता है। अब इस बच्चे को कुएं का पानी पिलवाइए। तभी मंत्री उस भैंस के बच्चे को उस कुएं का पानी पिलाता है। अचानक उस भैंस के बच्चे की मृत्यु हो जाती है। ये देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये भैंसे का बच्चा तो मर गया महाराज। ये कैसे संभव है? कोई इस कुएं का पानी पीकर मर कैसे सकता है? मंत्री जी, तुरंत जाकर तांत्रिक बाबा को ले आइए। जाइए। थोड़े समय बाद मंत्री एक तांत्रिक बाबा को लेकर वहां आता है तो राजा उन्हें सारी घटना के बारे में बताता है। बाबा, अब आप ही हमें इस चक्रव्यूह से बाहर निकाल सकते हैं। तभी बाबा कुएं को हाथ लगाकर अपना ध्यान लगाते हैं। थोड़े समय बाद, बाबा, क्या है इस कुएं का रहस्य? आनंद, तुमने और तुम्हारी पत्नी ने मिलकर अपने बीते जीवन में कुछ ऐसे पाप किए हैं जिसकी तुम्हें इस रूप में सजा मिल रही है। क्या? इस कुएं के अंदर एक शक्ति है जो चाहती है कि तुम अपने उन पापों के बारे में सबको बताओ आनंद, नहीं तो ये शक्ति तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर देगी और इस नगर को भी।
क्या? कहीं ये सब उसी की वजह से तो नहीं हो रहा है? बताओ आनंद, क्या पाप किए हैं तुमने और तुम्हारी पत्नी ने? बताओ हमें। तुम्हारे पापों के कारण आज बेकसूर लोगों का नुकसान होता जा रहा है। क्यों ये कुआं अचानक से एक रहस्यमयी कुआं बन गया? बोलो। राजा साहब, कुछ महीने पहले मुझसे एक बहुत बड़ा पाप हो गया था। मेरे बाबा अपने जीवन की आखिरी सांसें ले रहे थे। मैं, राधिका और मेरा छोटा भाई भोला और भोला की पत्नी गायत्री और उसका बेटा अनुज, हम सब मेरे बाबा के पास खड़े थे। बेटा आनंद, बेटा, अब मेरे जाने का समय आ गया है। अपने भाई भोला का हमेशा हमेशा ख्याल रखना। बाबा, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। मेरे मेरे बच्चे भोला, तू हमेशा मेरा सबसे छोटा खेत मांगता था ना, वो खेत मैं तुझे दे रहा हूं बेटा। उसमें उसमें अच्छे से फसल उगाना। और बड़ा खेत आनंद मैं तुझे देता। इतना कहते ही मदनलाल की मृत्यु हो जाती है। अपने पिता की मौत देखकर आनंद और उसका छोटा भाई भोला खूब रोने लगते हैं। कुछ दिन बाद आनंद के परिवार में उसकी पत्नी राधिका, छोटा भाई भोला, भोला की पत्नी और बेटा गायत्री, अनुज, ये सब थे। दोनों भाई अपने पिता के बड़े से घर में रहते थे। हाँ भाई, आज से आप अपना बड़ा खेत संभालिए और मैं भी अपने छोटे से खेत में खेती करूंगा। आनंद और भोला मदनलाल के साथ अपने खेतों में खेती करते थे। तभी भोला अपने खेत में आकर खेती करने लगा। एक दिन आनंद के खेत का कुआं अचानक से सूख जाता है। ओहो, ये कुआं कैसे सूख गया? अगर मेरी फसल को पानी नहीं मिला तो मेरी फसल तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। अब क्या करूं? हैं? भोला के कुएं में तो कितना सारा पानी है। वहां मेरे कुएं में पानी की एक बूंद तक नहीं है और यहां इस भोला के कुएं में पानी ही पानी भरा पड़ा है। रात का समय। अरे, समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। वहां उस भोले के कुएं में भर भर के पानी है और हमारे कुएं में पानी की एक बूंद तक नहीं है। अब हम फसल को पानी दें तो दें कैसे, राधिका? बताओ। जी, अब ससुर जी तो रहे नहीं और हमारे पास उनकी इतनी सारी संपत्ति है। सोचिए, अगर ससुर जी की ये सारी संपत्ति हमारी हो जाए तो? मतलब? देखिए, हमारी तो अपनी कोई संतान नहीं है। अब आगे चलकर एक ना एक दिन ससुर जी की संपत्ति का बंटवारा तो होगा ही, तो हमें भोला और गायत्री को भी ससुर जी की संपत्ति से हिस्सा देना होगा। अगर सोचिए, भोला और उसका परिवार ही ना रहे तो ये सारी संपत्ति केवल हमारी हो जाएगी। ये सुनकर आनंद सोच में पड़ गया। हाँ राधिका, बात तो तुम्हारी सच है, पर वो भोला यहां से क्यों जाएगा? वो नहीं जाएगा, पर हम तो उसे यहाँ से भेज सकते हैं ना। फिर हम अपने दोनों खेत बेचकर एक बड़ा सा खेत खरीद लेंगे। अरे लेकिन हम भोला को यहां से भेज कैसे सकते हैं? ध्यान से सुनिए। समझ गए ना आप? समझ गया मैं राधिका। अब उस भोले भाले भोला को उसकी औकात दिखाने का समय आ चुका है। अगले दिन सब घर में थे। ए भोला, आज ना हम सब मिलकर खेत में जाते हैं और हम दोपहर का खाना भी वहीं खेत में बनाकर खाएंगे। क्या कहता है? हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। हाँ चलो भोला, अब हम सब तुम्हारे खेत के कुएं का पानी पीकर आते हैं। चलो। भोला जी, बाबा! भोला जी, अरे कोई बचाओ भोला जी को। बाबा कहाँ हो आप? बाबा! ये क्या किया आपने जेठ जी?
आपने भोला जी को कुएं में क्यों धकेल दिया? क्या कहा? आनंद जी ने धकेल दिया देवर जी को कुएं में? अरे तुमने धकेला है देवर जी को कुएं के अंदर। हम दोनों तो अपने खेत में थे। क्या? क्यों झूठ बोल रही हो आप जेठानी जी? हमने खुद देखा है कि जेठ जी ने ही धकेला है भोला जी को। अरे आओ आओ गांव वालों आओ, अरे देखो देखो, इस गायत्री ने मेरे भाई को कुएं में धकेल के मार दिया। आनंद की आवाज सुनकर वहां कई सारे लोग आ जाते हैं। भोला की मृत्यु हो चुकी थी। अरे क्या 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 हुआ आनंद भाई? अरे मैं और राधिका अपने खेत में काम कर रहे थे, तभी हमने देखा कि इस गायत्री ने मेरे भाई को कुएं में धकेल कर मार दिया। नहीं नहीं, मैंने नहीं मारा भोला जी को, वो तो जेठ जी। अरे रोज रोज तू देवर जी से लड़ाई करती थी, उन्हें इतना परेशान करती थी, और आज तो तूने उन्हें जान से ही मार दिया गायत्री। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। क्या? गायत्री ने भोला को जान से मार दिया? अरे मारो गायत्री को, मारो! माँ भागो यहाँ से, भागो! भोला जी, ये क्या हो गया भगवान जी? राधिका, मैंने अपने दोनों खेत जमींदार साहब को बेच दिए, और जिस कुएं में भोला मरा था, मैंने उस कुएं को हमेशा के लिए बंद करवा दिया। देखा मेरा उपाय, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। हाँ राधिका, अब बहुत जल्द हम एक बड़ा खेत खरीद लेंगे। क्या तुमने अपने ही भाई को संपत्ति के लिए जान से मारकर उसके खून का आरोप गायत्री पर लगा दिया? और अब भोला की आत्मा ही इस कुएं में प्रवेश करके तुम दोनों को बर्बाद करती जा रही है। अरे बाबा, हमसे गलती हो गई, हमको बचा लीजिए बाबा। तुमने अपने भाई का हक मारा है आनंद। अगर तुम इस बर्बादी से बचना चाहते हो तो भोला के हिस्से की संपत्ति गायत्री और अनुज को दे दो, वरना हम अपना सब कुछ गायत्री को दे देंगे, बस हमें बचा लीजिए बाबा। उसके बाद दोनों गांव के बाहर गायत्री के पास आते हैं और उसे अपनी आधी संपत्ति देकर उस गांव को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाते हैं। जिसके बाद गायत्री उस खेत में खेती करके खुशी खुशी अपने बेटे के साथ अपना जीवन बिताती है।